भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पे आती थी तो इन लोग सब लोग छाती पीटते थे, अरे हाय हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। अब इन लोग भगवान कृष्ण बन रहे हैं, वहां ममता जी वहां पे चंडी का पाठ करने लगी। अब कोई नहीं बोलेगा तो ये सारे विरोधी, सारे विपक्षी, ये सारे लेफ्ट माइंडसेट के, ये सारे मोदी जी के विरोधी, भाजपा के विरोधी अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब इनको कोई भगवान कृष्ण, आप देखिए चुनाव आते आते 365 भगवानों का रूप ये सारे लोग धारण कर लेंगे। चुनाव के पहले तक उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बीजेपी दो फाड़ होने जा रही है। यहाँ योगी जी कहते हैं हम रहेंगे, डिप्टी सीएम कहते हैं नहीं वो नहीं रहेंगे, अभी तय नहीं है और बंटवारा होने जा रहा है। बहुत जल्द ही 250 विधायक विधानसभा के अंदर जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ कानून व्यवस्था और फिलौर के खिलाफ धरना दे चुके हैं, और दूसरी पार्टी में भी यही हाल है। पहले आपस में लोग निपट लें। जनता की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस ने लड़ी है पिछले 5 वर्षों में प्रियंका जी के नेतृत्व में, और जनता को सिर्फ उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है। भगवान को और कितना अपमानित करेंगे कि खुद को ही भगवान बता दिया, और इनके वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से, समाजवादी पार्टी के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी भी कर दिया। जो सपा नेता कोई भाटिया जी है उन्होंने लिखा है। मतलब शर्म नहीं आती? सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि खुद को विष्णु अवतार बताने वालों ने एक जमाने में विष्णु अवतार के भक्तों के ऊपर गोली चला के उनकी कैसे बेगुनाहों की मौत करी थी, और ये तक कह दिया था कि और मारेंगे। कौन थे वो लोग? राम भगवान के भक्त थे, कार सेवक थे, साधु संत थे। अपने आप को आज विष्णु अवतार कृष्ण भगवान बता रहे हैं। अब लोगों को ये सिग्नल बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अगर अखिलेश की सरकार भूल चूक से आ भी गई तो राम मंदिर तो नहीं बन पाएगा। और देखिए मथुरा का मामला है, मथुरा में अभी कोर्ट केस लोकल कोर्ट ने एडमिट कर लिया है। जो कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद का मामला है, उस पर आप सपा के प्रवक्ता से पूछिए कि वो कृष्ण जी के साथ खड़े हैं कि ईदगाह के साथ खड़े। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये गाना मुझे मुरलीधारी वेश बदलकर कम बंदूकधारी वेश बदलकर ज्यादा लगा। अगर गाने से संदेश आपको नहीं मिल रहा है और वो गाना ही हमारा नहीं है, जरूरत क्यों आन पड़ी? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि राम मंदिर बनाते समय पैसे लूटने की जरूरत क्यों आन पड़ी? हमने आरोप नहीं लगाया। आप संजय सिंह और पवन पांडे की बात कर रहे हैं। हिंदू महासभा तो हिंदुओं का संगठन है ना। स्वरूपानंद सरस्वती मेरे गुरु है, मैंने दीक्षा लिया है, इसी जगह पर बैठकर दीक्षा लिया है। यही का बगल में राम मंदिर है, मुझे मंत्र भी इन्होंने राम का दिया था। उन्होंने आरोप लगाया हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी, रामलला के मुख्य पुजारी, सारे लोग बोल रहे हैं। आपको कौन सी जरूरत पड़ गई? विधायकों को खरीदने के लिए पैसे की कमी पड़ गई और आप दूसरे के चरित्र पर उंगली उठाते हैं। शांतनु जी, उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को पंचायती चुनाव हारने के बाद इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी जमीन उखड़ चुकी है। उनका विकास कोई इन्होंने काम किया नहीं जो मुद्दे को गिना पाए। आज मैं आपके टीवी चैनल आपके सामने चैलेंज करता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये 10 काम गिना दें अपना 4.5 साल का। मुझे तो 5 साल सरकार में नहीं हूं मैं, लेकिन मैं 20 काम गिना दूंगा एक सांस में। एक सांस में 10 काम नहीं गिना पाएंगे। सिर्फ या तो ये नफरत की बात करेंगे या घुमाने की। समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में धार्मिक ध्रुवीकरण करके सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर दंगे की जो उनकी टूल किट थी वो बाकायदा लोगों के सामने आ चुकी है। ये स्पष्ट हो चुका है कि उमेद पहलवान जो समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है वह वहां पर आपराधिक कृत्य कर रहा था, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के इरादे से। वो एक साधारण अपराध की घटना को सांप्रदायिक रंग दे रहा था। जय श्री राम को बदनाम करने की जो इनकी योजना है, और जय श्री राम को बदनाम करने वाले कई कांड पहले हो चुके हैं जिसमें बाद में निकला कि इस तरह की घटनाएं नहीं थी। इस मामले में भी स्पष्ट हो गया कि जय श्री राम और सांप्रदायिक कोई इसमें मामला नहीं था। पहले एक वीडियो आया है जिसके अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति 72 साल का है, उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसके बाद में उसकी दाढ़ी को काटा जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जो भी इसको मारने में इन्वॉल्व थे या दाढ़ी काटने में इन्वॉल्व थे, मेरे अल्फाज याद रखो, जो भी उसके खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि 2 अखबारों ने, 3 चैनलों ने, 3 इन्होंने ये दिखाया, अरे भैया बाकी चैनलों ने और भी तो खबर दिखाई। सिर्फ कुछ चैनल ठीक है, कुछ चैनल गलत है, ये यार्डस्टिक नहीं चलेगा। मुझे याद आता है अंजना जी कि मैच फिक्सिंग में 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, मोहम्मद अजरुद्दीन के और श्रीसंत के। मोहम्मद अजरुद्दीन ने सीधा ये कहा कि क्योंकि मैं अल्पसंख्यक हूं इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। श्रीसंत के पास क्या था? दोनों के खिलाफ हुआ। लेकिन इस देश में लगातार जिस तरीके से माइनॉरिटी अपीजमेंट, विक्टिम कार्ड खेलना, उसके आधार पर अपने आप को बचाना और पूरी कम्युनिटी को साथ ले आना, ये बात गलत है। लंबे समय तक ये पसुपेश चलता रहा कि जो 12वीं की परीक्षा है होंगी या नहीं होंगी। आखिरकार ये तय तो हुआ कि रिजल्ट
पुरानी परीक्षाओं के आधार पर दिया जाएगा, लेकिन हम आपको समझाते हैं कि इसका पूरा फॉर्मूला क्या तय किया गया है। सीबीएसई के जो 12वीं के नतीजे आएंगे उसमें किस तरीके से ये पूरी गणना होनी है। 12वीं की मार्कशीट तैयार करने की डिटेल देते हुए सीबीएसई ने बताया है कि 12वीं की मार्कशीट का फॉर्मूला होगा 30-30-40, यानी 10वीं और 11वीं के नंबरों को 30-30%, 12वीं के नंबरों को 40% वेटेज दिया जाएगा। इस फॉर्मूले के अनुसार 10वीं के 5 मुख्य विषयों में से जिन 3 में छात्र ने सबसे ज्यादा स्कोर किया होगा उन्हीं को रिजल्ट तैयार करने के लिए चुना जाएगा, यानी जिन्हें हम बेस्ट ऑफ 3 कह सकते हैं। 11वीं के 5 मुख्य विषयों का एवरेज लिया जाएगा और 12वीं के यूनिट, टर्म और प्रैक्टिकल में मिले अंकों को रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। अब इस फॉर्मूले के आधार पर आप अभी अपना 12वीं का रिजल्ट जान सकते हैं। चलिए हम आपको एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं। मान लीजिए आपको 10वीं के 3 मुख्य विषयों में 270 नंबर मिले, फिर 11वीं की परीक्षा में 500 में से 450 नंबर मिले और 12वीं के प्री बोर्ड, टर्म और प्रैक्टिकल टेस्ट में 500 में से 460 नंबर मिले। अब इन नंबर्स पर सीबीएसई का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो 10वीं में 270 नंबर का 30% यानी 81, 11वीं में 450 नंबर का 30% यानी 135, 12वीं के प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल के 460 नंबर का 40% यानी 184, और इन तीनों नंबर को जोड़कर जो नंबर आएगा वो आपका 12वीं का रिजल्ट होगा। इस तरह आपको 12वीं में कुल 500 में से 400 नंबर मिल सकते हैं, यानी करीब 80%। ये एक मोटा मोटा अनुमान है जो सीबीएसई के फॉर्मूले के आधार पर लगाया गया है। जरूरी नहीं कि यह अनुमान एकदम सटीक हो, लेकिन इस फॉर्मूले के आधार पर कोई छात्र फेल हो जाता है या अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं होता तो इसके लिए भी सीबीएसई के नियम तय हैं, जिनके मुताबिक अगर कोई छात्र इस मूल्यांकन प्रक्रिया में फेल होता है तो उन्हें इसेंशियल रिपीट यानी कंपार्टमेंट की श्रेणी में रखा जाएगा। कंपार्टमेंट वाले छात्र अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं होने वाले छात्रों को 12वीं क्लास की अगली बोर्ड परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड के इस फॉर्मूले को स्वीकार कर लिया है, लेकिन इस फॉर्मूले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। छात्रों और अभिभावकों के मन में कई शंकाएं हैं जिनका समाधान जरूरी है।